हाय चैम्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। आई वेलकम यू ऑल टू योर गो टू स्पेस ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। सो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स टॉपिक में जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे ईथर्स जो है, ईथर्स के प्रेपरेशन के जो मेथड्स हैं, वो मेथड्स हमको एक एक करके देख लें, ठीक है। और फिर हम लोग ईथर्स के जो लेबोरेटरी टेस्ट है, जैसे लैब में कंफर्म करने के लिए कि वाकई में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या वो एक ईथर है, वो कंफर्म करने के लिए जो लैब टेस्ट किए जाएंगे उसके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मेथड 1, जो पहली मेथड है ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसे। और जो फर्स्ट मेथड है जिससे हम ईथर्स को प्रिपेयर करते हैं वो होती है फ्रॉम अल्कोहल्स। कहां से प्रिपेयर करने वाले हैं हम ईथर्स को? क्या यूज करने वाले हैं ईथर्स प्रिपेयर करने के लिए? सो हमें शुरुआत करनी होगी अल्कोहल से। अल्कोहल से ईथर का प्रिपरेशन किया जा सकता है। इनफैक्ट जो दूसरी मेथड होगी वो एक नेम रिएक्शन है, क्या है वो बताऊंगी, बट उसमें भी आप देखोगे कि उसमें भी अल्कोहल्स का काफी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या है वो मैं आपको तब के तब बता दूंगी। बट पहली जो मेथड है जिससे हम ईथर्स को प्रिपेयर करने वाले हैं वो कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से। अब कुछ की पॉइंट्स है इस मेथड के। पहले एक काम करते हैं, बनते कैसे ईथर्स उसको समझते हैं, और फिर उस मेथड के लिए जो जो की पॉइंट्स आपको याद रखने वाले हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कब वो रिएक्शन अच्छे से होगी, कब नहीं होगी, किस तरीके से उस रिएक्शन के बारे में सोचना है, किस तरीके से उस मेथड के बारे में सोचना है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, वो सब कुछ हम एक एक करके पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो कोई एक अल्कोहल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने इन जनरल एक अल्कोहल जो है वो दिखा दिया है RCH2, और इसके ऊपर है, मान लेते हैं CH2, और इसके ऊपर लगा हुआ है OH, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपका? RCH2CH2OH। फिलहाल ये जो कार्बन है बेटा, जिसपे आपका अल्कोहल अटैच है, कौन सा डिग्री है? देखो, क्या ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब अल्कोहल से अगर आपको ईथर्स प्रिपेयर करने हैं तो जो मेथड है या जो रिएक्शन वहां पे वर्क करती है, उस रिएक्शन का नाम याद रखना है, वो होता है डिहाइड्रेशन। क्या करवाना है अल्कोहल्स का? डिहाइड्रेशन। जब भी आप किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाओगे तो वहां पे ईथर बनता है, बन सकता है। अब मैं बन सकता है क्यों बोल रही हूं वो ध्यान से समझना। ये ले लिया हमने एक अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन यानी क्या होता है कि वाटर रिमूव करवाना है। वाटर रिमूव करवाना है यानी H2O रिमूव करना है। वाटर के रिमूवल से ईथर्स बनेंगे अल्कोहल से, यानी अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से ईथर फॉर्म होगा, यानी अल्कोहल में से वाटर रिमूव होगा तो ईथर्स बनने वाले हैं, यानी ये घूम फिर के सब कुछ एक ही बात है। अब वो होता कैसे है वो समझो। क्या आपको ये जो कार्बन है इसके ऊपर OH अटैच दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसको किसी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है वो समझो। डिहाइड्रेशन यानी वाटर रिमूव करना। ऐसे ही पड़े पड़े वाटर रिमूव नहीं होगा, वहां पे हमें क्या करना होगा? अल्कोहल लेके उसमें कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिक्स करना पड़ेगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा? जो भी आप जिसके भी साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट को डालोगे उसका डिहाइड्रेशन करवाना, यानी उसमें से पानी को बाहर निकालना, वो किसका काम है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो, P2O5 ले सकते हो, हीटिंग करवा सकते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अल्कोहल्स के दो तरह के डिहाइड्रेशन होते हैं। एक होता है इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे एक को? हम बोलेंगे एक को इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। दूसरा क्या है, कैसे होता है वो एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन को समझो। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन यानी वाटर का रिमूवल करवाना है, बट इंट्रामोलिकुलर यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर से वाटर रिमूव करना है। अगर ये अल्कोहल है, इसमें से वाटर रिमूव करना है, बट वाटर रिमूव करते वक्त क्या करना है? मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर से आपको वाटर को बाहर निकालना। क्या आपको वाटर रिमूव करने के लिए ये वाला OH दिखाई दे रहा है? यहां से OH निकल सकता है, ठीक है। OH जिस कार्बन से जा रहा है उस कार्बन को छोड़ दो, उससे अगले कार्बन को देखो, क्या आपको उस कार्बन के ऊपर H नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये जो H है, ये H और ये OH मिलके क्या निकल गया? क्या यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा? यस। और
हमने जब वाटर रिमूव किया बेटा, क्या हमने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से H और उसी मॉलिक्यूल के अंदर से OH निकाल लिया और इसीलिए हमारा वाटर रिमूव हुआ। और इस टाइप के डिहाइड्रेशन को क्या कहा जाएगा? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, इस कार्बन से H निकला, इस वाले कार्बन से OH निकल गया, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम पड़ रहा है, यानी दोनों कार्बन आपस में ही जुगाड़ कर लेंगे और क्या कर लेंगे? R, उसके ऊपर ये जो H है अभी भी फिलहाल है वहां पे, और क्या बन जाएगा उसका? दूसरे कार्बन के साथ में यानी CH2 वाले कार्बन के साथ में बन गया डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्यों आया बेटा? क्योंकि ऑलरेडी कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड था वहां पे, राइट? एक बॉन्ड ऑलरेडी था, बट एक और बॉन्ड बनाने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? क्योंकि उन दोनों में से एक एक ग्रुप, दोनों कार्बन पे से एक एक ग्रुप निकला है, एक कार्बन से H निकला है तो दूसरे कार्बन से OH निकला है। ओवरऑल वाटर रिमूव हुआ है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है। क्या बना है बेटा? सो अल्कोहल का जब भी इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा तो क्या वहां पे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देने वाला है प्रोडक्ट में? यस। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। सो क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड CH2 जो भी हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया, यानी वो एक तरह से एल्कीन बना है। अल्कोहल्स के इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन से एल्कीन फॉर्म हुआ। हमें बनाना क्या है बेटा? ईथर्स बनाने, करेक्ट है। अब ईथर कैसे बनेगा? आप बोलोगे मैम आप ही ने कहा था अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर बनते हैं, तो आपने तो एल्कीन बना दिया। बेटा और एक तरह का डिहाइड्रेशन होता है, और वो जो दूसरी तरह का डिहाइड्रेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। क्या बोला जाएगा उसको? जो दूसरे टाइप का डिहाइड्रेशन यहाँ पे होना है जिससे ईथर बनने वाला है, अब उसे क्या बोला जाएगा? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अब इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है? सो आपने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन देखा होगा। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? क्या दो स्कूल्स के बीच के दो या दो से ज्यादा स्कूल्स आपस में compete करते हैं ना? तो इंटर स्कूल का मतलब है दो अलग अलग स्कूल्स के बीच में। इंट्रा स्कूल का मतलब है स्कूल के अंदर ही अंदर अलग अलग लोगों के कॉम्पिटिशन। वैसे ही इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर से डिहाइड्रेशन करवाना। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से वाटर को निकालना, यानी वाटर का रिमूवल, दैट इज इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। जब भी आप अल्कोहल्स का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करोगे तब ईथर बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से समझो। मान लो मैंने यहाँ पे ये ले लिया RCH2OH, ठीक है? ये क्या ले लिया हमने? एक कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लिया है। अब करवाना क्या है बेटा? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करवाने के लिए क्या हमको अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स उठाने पड़ेंगे? यस। तो देखो आपने अगर एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में RCH2OH अगर डाल दिया, एक ही मॉलिक्यूल होगा क्या उसका? वहां पे नहीं, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनमें से कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। 1000 मॉलिक्यूल्स है मान लो, 1000 मॉलिक्यूल में से दो 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 ऐसे 500 आपके सेट्स बन जाएंगे मान लो, और उनके बीच में रिएक्शन होगी। लाख मॉलिक्यूल्स है तो 50,000 मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे दो दो के सेट बना लेंगे, और फिर जाके इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। यानी हमें मॉलिक्यूल्स कितने भी हो, अब हम यहाँ पे क्या 1 लाख मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन दिखाएंगे? नहीं, हमें सिर्फ रिएक्शन कैसे हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें से वाटर कैसे रिमूव हो रहा है वो समझना है, उस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या करना है बेटा? एक अल्कोहल में से निकालो OH, क्योंकि वाटर रिमूव करना है, और दूसरे अल्कोहल में से जो OH है ना बेटा, उसका सिर्फ H गायब कर दो। यानी ओवरऑल हमको क्या करना है? जब भी दो मॉलिक्यूल्स, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में से वाटर रिमूव किया जाएगा, तो वाटर रिमूव करवाते वक्त क्या करना है आपको? दोनों मॉलिक्यूल्स का मिला के वाटर रिमूव करना है। और कैसे? एक अल्कोहल में से OH और दूसरे में से H निकलेगा। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? फिर से करवा तो आप डिहाइड्रेशन ही रहे हो, डिहाइड्रेशन करवा रहे तो फिर से हमको क्या लगने वाला है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगने वाला है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी हम क्या यूज कर सकते हैं? फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, P2O5 यूज हो सकते हैं, Al2O3 यूज हो सकते हैं। ये सारे आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट के ऑप्शंस है। रिएक्शन क्या हो गया? कैसे करना है? वाटर रिमूव करना है, बट प्रोडक्ट क्या होगा देखते हैं।
RCH2, ये OH तो निकल गया, तो R है वहीं पे, CH2 भी वहीं पे ही है। क्या इस कार्बन का एक बॉन्ड अभी भी बचा है फिलहाल? यस, क्योंकि यहाँ से OH जो है वो निकल गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड हट चुका है, एक बॉन्ड कम है। इधर से देखो, यहां से R है आपका, R के ऊपर CH2 अभी भी है, और क्या इस CH2 के ऊपर OH जो था पूरा OH निकला है क्या आपकी बार? नहीं, इस अल्कोहल का तो सिर्फ H निकला है, यानी क्या ये ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे होगा? यस। अब ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का H निकलने के बाद एक बॉन्ड कम, यहाँ से कार्बन का OH निकलने के बाद कार्बन का एक बॉन्ड कम, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, क्या बना बेटा? R CH2, फिर O, फिर CH2, फिर R। क्या आपको यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज दिखाई दे रहा है? यस। क्या बना लिया हमने? ईथर बना लिया। अब बना या नहीं बना ईथर? ठीक है, यानी क्या दिक्कत थी बेटा यहाँ पे? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होने से एल्कीन बन रहा था, बट हमें बनाना तो ईथर है। अगर आपको ईथर बनाना है तो कौन से टाइप का डिहाइड्रेशन करवाना चाहिए? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अब इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन दोनों के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना है, तो आप बोलोगे मैम दोनों होंगे क्या फिर एक साथ? क्या कहीं पे एल्कीन और कहीं पे ईथर बनेगा? नहीं बेटा, ये जो रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा या इंटरमोलिकुलर, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर जो है लो रखोगे, थोड़ा सा कम रखोगे, टेम्परेचर कम रखने से इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। और ऐसा देखा गया है कि इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन के लिए जो आपका सुटेबल टेम्परेचर है वो होता है 413 केल्विन, 413 केल्विन। ये किसके लिए टेम्परेचर फिजिबल है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 413 केल्विन। ये अगर टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो कौन सा डिहाइड्रेशन होगा? इंटरमोलिकुलर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से हो जाता है इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और देखो, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन के लिए जो टेम्परेचर कन्वीनियंट या मेंटेन करना जरूरी है, दैट इज 443 केल्विन। कितना फर्क है बेटा? 30 केल्विन का, बट प्रोडक्ट बदल गए, रिएक्शन बदल गई, जज्बात बदल गए यहाँ पे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे क्या हुआ है? एक तरफ डिहाइड्रेशन इंटरमोलिकुलर हो रहा है, दूसरी तरफ इंट्रामोलिकुलर, टेम्परेचर के बदलने से। रिएक्शन सेम है, वाटर रिमूवल, वाटर रिमूवल। यहाँ एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर से OH और H गायब कर दिया, एक कार्बन से OH दूसरे से H, डबल बॉन्ड लिया है, एल्कीन बन गया। चाहिए ईथर था, दो अलग अलग अल्कोहल्स के बीच में डिहाइड्रेशन करवाना, टेम्परेचर को थोड़ा कम किया, इंट्रामोलिकुलर की जगह इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गया और ईथर बन गया। अब इस रिएक्शन के की पॉइंट्स क्या है वो मैं लिखवा रही हूं। हमें अब जो बात करनी है बेटा, इंट्रामोलिकुलर को भूल जाओ, हमको ईथर्स के प्रेपरेशन की बात करनी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी किस पे फोकस करेंगे? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, यानी इसी मेथड पे, और ये उसी के की पॉइंट्स है। पहला की पॉइंट, ये जो मेथड है इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करवाते वक्त हम इस मेथड में प्राइमरी अल्कोहल्स को ही यूज करते हैं। कौन से अल्कोहल यूज होंगे बेटा? प्राइमरी। अगर आपने गलती से सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल उठाया तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल एल्कीन बनाते हैं, वो यूजुअली ईथर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। एल्कीन बनाना यानी वहां पे एलिमिनेशन होगा, वहां पे डिहाइड्रेशन कौन सा होगा बेटा? इंट्रामोलिकुलर होगा। एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, HOH वाटर एलिमिनेट हुआ है, वाटर रिमूव हुआ, इसीलिए इसको एलिमिनेशन भी बोला जा सकता है। तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को इस मेथड में लेने की प्रॉब्लम क्या है कि वो एल्कीन बना लेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शन में पार्ट ले लेंगे, यानी उनमें से इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन दिखाने में सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स इंटरेस्टेड नहीं होते। इसीलिए ये जो मेथड है जिससे हम ईथर्स बना रहे हैं अल्कोहल से शुरू करके, इस मेथड में आप जब अल्कोहल लोगे तो वो आपको सिलेक्टिवली प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल से ही मेथड अच्छे से जाएगी। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से ईथर बनाना पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलरली इस मेथड के थ्रू। ठीक है, सेकेंड की पॉइंट ये है, ये जो मेथड है बेटा, आप अलग अलग अल्कोहल्स नहीं ले रहे हो, है ना? ये जो अल्कोहल है वही अल्कोहल यहां पर भी है। ठीक है, यानी एक ही अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें, पर अल्कोहल तो एक ही है ना, जैसा ये वैसा ही है।
अब बताओ क्या फिर ये R और R सेम होंगे? बिल्कुल, ये CH2 तो सेम ही है, ऑक्सीजन बीच में है। क्या ये R सेम होने की वजह से आपको ये वाला पार्ट ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ सेम दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप जो है वो सेम है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप सेम होने की वजह से क्या हमको यहाँ पे हमेशा सिमेट्रिकल ईथर्स देखने के लिए मिलेंगे? यस। यानी ये जो मेथड है ये कौन से टाइप के ईथर्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स को बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक हम जो प्राइमरी अल्कोहल लेंगे वो दूसरे उसी सेम टाइप के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, डिहाइड्रेशन होगा, ईथर बनेगा, और ईथर हमेशा कौन सा बनेगा? यहाँ पे सिमेट्रिकल। सो ये जो हुआ, ये हमने जो अभी लिखे हैं ये की पॉइंट्स किसके हैं बेटा? जो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन की हमने अभी अभी बात की, जिस मेथड से हमने ईथर्स को प्रिपेयर किया उसी मेथड के की पॉइंट्स है। तो ये की पॉइंट्स आ जाने चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ ये मेथड बेस्ट है। 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ हम लोग ये मेथड को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो एल्कीन बनाएंगे, एलिमिनेशन होगा, ईथर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस मेथड से जो टाइप के ईथर्स बनेंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, ना कि अनसिमेट्रिकल। आई होप आपको पहली मेथड क्लियर होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जाम्पल, CH3 CH2OH। अब ये जो अल्कोहल है बेटा, पहली बात 1 डिग्री अल्कोहल है तो डिहाइड्रेशन होगा, ईथर बनेगा, और एक CH3 CH2OH लिखना पड़ेगा। अब देखो प्रोडक्ट लिखने के लिए आसान क्या है? प्रोडक्ट सही से लिखना है तो एक काम करना चाहिए, क्या? OH OH पास पास आ गए तो आपको ये ऐसे वाटर मार्क करके रिमूव कर दोगे तो बॉन्ड बनाना, जो जो पीछे बचा है, ये बचा है, ये बचा, इनका आपस में बॉन्ड बना दिया है ना, तो वो लिखना। प्रोडक्ट बिना गलती के अगर लिखना है तो क्या करना आसान है आपको? दोनों OH OH पास में लिखोगे तो आपको आसान होगा, प्रोडक्ट लिखना आसान हो जाएगा, गलती होने के चांसेस नहीं है। कितने केल्विन पे करना पड़ेगा बेटा? लो टेम्परेचर 413 केल्विन, किसके साथ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 के साथ। बताओ क्या बनेगा? क्या यहाँ से आपका OH निकाल लेते हैं इधर से और इधर से H निकाल लेते हैं, CH3 CH2 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे और फिर से CH2 CH3, कौन सा ईथर बना है बेटा? CH3 CH2, और इधर से OH पूरा हट गया तो CH2 यानी कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, किसके साथ बॉन्ड बना लेगा बेटा? क्या इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा? यस। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? CH2 CH3। अब बताओ ईथर का नाम क्या? इसको हम कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर बोल सकते हैं, यस। और क्या इसी को इथॉक्सी इथेन बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। हमने लास्ट वीडियो में कॉमन और IUPAC नेमिंग ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसने वो नहीं देखा है वो एक बार वो वीडियो भी देख लेना, उसमें ईथर्स का नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन्ड है। क्या बन गया बेटा? एक ईथर बन गया। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ से OH यहाँ से H निकाला, क्या हम उल्टा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बनेगा तो सेम ही। यहाँ से H निकालो, यहाँ से OH निकालो, प्रोडक्ट लिख के देख लेना, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अल्कोहल सेम है। तो वैसे भी कहीं से भी OH निकले कहीं से भी H निकले, प्रोडक्ट सेम ही आने वाला है, उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने जैसे किया है आपको उल्टा करना है तो वो भी कर सकते हो, यहाँ से H और यहाँ से OH को उड़ा दो। बस करना क्या है, किसी भी एक अल्कोहल का OH और दूसरे अल्कोहल का सिर्फ और सिर्फ OH वाला H हटाना है। ऑक्सीजन फ्री, कार्बन फ्री, आपस में बॉन्ड बन गया, ईथर बन गया। ईथर का नाम लिख लेना डाई इथाइल ईथर। दो कार्बन है ना ग्रुप्स में, इसीलिए इथाइल, सेम ग्रुप से इसलिए डाई इथाइल ईथर बोल दिया। IUPAC में क्या करेंगे? कोई भी एक कार्बन ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ में ऐसे सर्कल कर लो। अब दोनों ग्रुप सेम है तो मैंने इस वाले को ही कर लिया, इसको क्या बोलेंगे? ये पूरा इथॉक्सी और ये बचा हुआ इथेन, सो क्या आ गया IUPAC नेम? इथॉक्सी इथेन। इस तरीके से पहली मेथड हमारी कंप्लीट हुई, ये नोट करो। फिर हम सेकंड मेथड की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। सो चलो देखते हैं सेकंड मेथड ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा है बेटा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये जो मेथड है इस पे सवाल आते हैं, प्लस नेम रिएक्शन है तो आपके नेम रिएक्शन वाले पार्ट पे भी आ जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए वहां पे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैसे करवानी है रिएक्शन, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, पहले तो आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवाने के लिए लेना है RX। अब RX यानी R यानी कार्बन की चेन विद X यानी हलाइड, क्या बोलेंगे इसको हम? एल्काइल हलाइड। क्या लेना है यहाँ पे आपको?
एल्काइल हलाइड लेना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, एक और पार्टनर इसके साथ लेना पड़ता है, वो पार्टनर क्या है, NaOR। पार्टनर क्या है, NaOR। अब ये Na क्या है बेटा, सोडियम। सोडियम जो है वो पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। यहां पे इसे हम बोलेंगे क्या, वो समझो। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप R और साथ में ऑक्सीजन, क्या इसको हम एल्कोक्साइड बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको तो बोल दिया एल्कोक्साइड, बट एल्कोक्साइड अकेला है क्या, नहीं, उसके साथ कौन है, सोडियम, और इसीलिए हमारा दूसरा पार्टनर जो है NaOR, उसका कंप्लीट नेम अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। सो पहले तो आपको कोई भी रिएक्शन कैसे होगी, क्या होगी, वो समझने से पहले इतना तो याद होना चाहिए कि अगर आप विलियमसन्स मेथड से ईथर बनाना चाहते हो तो आपको रिएक्टेंट्स जो दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिससे ईथर बनने जाने वाला है, वो होते क्या है, वो कौन से टाइप के होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो वो ऐसे दिखते हैं। क्या है, एक एल्काइल हैलाइड लोगे और साथ में सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। सोडियम एल्कोक्साइड नाम को स्प्लिट करके सोडियम Na+ एल्कोक्साइड यानी RO- वाला पार्ट। अब इनकी रिएक्शन कैसे होगी वो समझते हैं। जब भी ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है ना ऑलरेडी कि RX यानी एल्काइल हैलाइड कैसे होता है बेटा, पोलर होते हैं। हैलोजन हमेशा अपने ऊपर क्या रखता है, पार्शियल नेगेटिव, और R हमेशा अपने ऊपर क्या लगता है, पार्शियल पॉजिटिव। इधर भी प्लस माइनस है, इधर भी प्लस माइनस है, कर दे क्या, ऑपोजिट ऑपोजिट ऐड, बिल्कुल। प्रोडक्ट लिखने का सबसे आसान तरीका क्या करो, इधर वाला जो नेगेटिव है हैलोजन X, इसको निकाल दो इधर वाले पॉजिटिव सोडियम के साथ। ये आपको प्रोडक्ट लिखने में कोई गलती ना हो, इसीलिए मैं आपको ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे क्या निकालना है उसको बॉक्स कर लोगे तो प्रोडक्ट लिखने में फिर कोई गलती नहीं होगी। कभी कभी हम एग्जाम के रश में होते हैं या प्रोडक्ट बनाने की आता है ना, तो ऐसे लगता है यार ये तो आता है जल्दी से कर लूं, है ना, वो करते करते कभी कभी गड़बड़ में हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, आसान है तो बल्कि मार्क्स तो जाने ही नहीं चाहिए, है ना। बट अगर गलती से गड़बड़ हो गई तो आगे सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ होगा, और इसीलिए क्या करना है, आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। और इसीलिए भले ही कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लगे बट रिएक्शन को केयरफुली जो स्टेप्स बोलती हूँ वो फॉलो किया करो। ये बॉक्स करने का पर्पस क्या है, क्योंकि ये दोनों साथ में निकल जाने वाले हैं, और ये निकल गए तो जो पीछे बचा है उनको आपस में जोड़ना है बस। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना आप क्या हो गया, आसान। देखो R, मैं एक काम करती हूँ, एल्कोक्साइड वाला जो R है ना उसको R' दिखा देते हैं। ये सेम भी हो सकता है R, और ये R' जो है वो अलग भी हो सकता है, यानी R और R' सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। क्या बनेगा बताओ, R, क्या R पीछे रह गया X निकलने के बाद, यहाँ पे OR' पीछे रह गया, क्या इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, यस। क्या बन गया बेटा, क्या आपका ईथर बन गया, बिल्कुल बन गया। और यही है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर बनाने के लिए यूज क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड और साथ में ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड। अब रिएक्शन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, हमको ये जो रिएक्शन है इसका टाइप पता करना है। यानी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, या तो एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम बोलेंगे एडिशन। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर अगर निकल जाए आपके रिएक्टेंट में से, उसका एलिमिनेशन हो जाए तो वो रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। अब तीसरे टाइप के रिएक्शंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को क्रिकेट टीम का ही एग्जांपल मैं बार बार भी देती हूँ। क्या, क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर अगर इंजोर हो जाए तो क्या होता है, वो हट जाता है, वो बाहर चला जाएगा और उसके जगह पे एक सब्स्टिट्यूट आ जाता है। अब क्या एक प्लेयर निकलेगा उसके जगह दूसरा प्लेयर आएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन है। यस, वैसे ही अगर आप एक मॉलिक्यूल में से एक कोई ग्रुप को निकालते हो, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप बस आके उसकी जगह ले लेता है, तो दैट इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल हैलाइड RX को देखो और ईथर को देखो, R तो वहीं पे ही है। क्या आप
आपका ये X यानी हलाइड निकल गया और क्या आपको हलाइड की जगह ये वाला पार्ट OR ये आके लगा हुआ दिख रहा है क्या, OR डैश। कैसे हुई है रिएक्शन, ध्यान से समझो फिर से, ठीक है। क्या हुआ है, क्या आपके अल्काइल हलाइड का X निकल गया और उसके जगह पे OR डैश ये जो एल्कोक्साइड वाला ग्रुप है वो जाके लग गया। X नेगेटिव की तरह निकला यहां से, उस पे पार्शियल नेगेटिव था, NaX निकल जाएगा। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, NaX। NaX में Na पे क्या होगा प्लस, X पे क्या होगा माइनस, यानी X जब यहाँ से निकला वो माइनस की तरह निकला और जब उसकी जगह OR लगा तो वो O जो है वो भी नेगेटिव की तरह ही आया। एक नेगेटिव बाहर गया X, दूसरा नेगेटिव OR उसकी जगह आ गया। क्या एक नेगेटिव बाहर जा रहा है मतलब एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है और दूसरा नेगेटिव अंदर आया यानी एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आया, यानी क्या इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। यस, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह ले ली और इसीलिए इस रिएक्शन का टाइप अगर बताएं तो वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किस पे करवाया है हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, एल्काइल हलाइड पे सब्स्टिट्यूशन करवाया है। किसका सब्स्टिट्यूशन करवाया है, हलाइड को निकाल के एल्कोक्साइड को उसके जगह पे लगा दिया है। और एल्कोक्साइड आया कहां से, तो वो इस सोडियम एल्कोक्साइड से गया है। समझ गए किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किसकी, एल्काइल हैलाइड्स की। अब एल्काइल हैलाइड्स का जो हैलोजन डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है वैसे वो अपलोडेड है, जिसने वो पढ़ा होगा उनको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड्स बहुत अच्छे से देते हैं। हमने वहां पे ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ईथर बनता है ये देखा भी है ना। ये भी एक तरह का अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कौन, एल्कोक्साइड बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो आके हैलाइड को निकाल के ईथर बना सकता है। ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड्स में भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा, SN1 और SN2। ठीक है, तो ये जो टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, वो होता है SN2 टाइप का। इसको जितने बड़े इसमें ऐड कर सकते हो, कहीं पे भी हाईलाइट होना चाहिए, बिल्कुल चमकना चाहिए जब भी नोट्स खोलोगे। जब भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ोगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ने से पहले ध्यान इस पे जाना चाहिए। क्या है, कौन से टाइप की रिएक्शन होती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, SN2। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक जो टाइप हमने बताया, और 2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर। ऐसे ही और एक होती है SN1, वो यहां नहीं होगी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब अगर आपकी ये मेथड SN2 के हिसाब से चल रही है, क्या फिर जो जो हमने SN2 में पढ़ा वो सब कुछ इस एल्काइल हैलाइड पे भी अप्लाई होना चाहिए ना, इस मेथड के अंदर बिल्कुल होगा। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब भी आप एल्काइल हैलाइड चूज करोगे, एल्काइल हैलाइड चूज करते वक्त अगर आपके पास मान लो 3 ऑप्शन है, एक एल्काइल हैलाइड आप ले सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, 3 तरह के एल्काइल हैलाइड्स के ऑप्शन आपके पास है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हमेशा याद रखना कि एल्काइल हैलाइड आप हमेशा जो चूज करोगे वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जल्दी रिएक्ट करते हैं, टर्शरी वाले कभी SN2 से जाते ही नहीं है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर लोगे तो वो तो हमेशा SN1 प्रेफर करते हैं, और वो SN1 प्रेफर करते हैं पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो SN2 से जाती है, SN2 से होती है। क्या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। और इसीलिए हमें ना सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेना है यहाँ पे, ना हमको टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेना है। समझ गए, यानी अगर आपके पास मान लो कोई भी ईथर बनाने का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो हम क्वेश्चन अभी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक, बट अगर आपको कोई ईथर बनाने के लिए क्वेश्चन आया, ईथर को ध्यान से देखो बेटा, ईथर में कितने हैं, ये ऑक्सीजन को तो